नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने मशहूर साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल की क्षतिग्रस्त मूर्ति का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित तैयारियों को लेकर मीडिया ब्रीफिंग का हुआ आयोजन। सारण में पुलिस अधीक्षक की अच्छी पहल, घंटों खड़े रहकर लोगों की समस्याओं की कर रहे हैं सुनवाई। घोड़ासहन में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बजरंग दल की हुई बैठक। विधायक सहित कई लोग रहे मौजूद। नल जल योजना में अनियमितता पर ग्रामीणों में आक्रोश। मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत के वार्ड नंबर 4 का है मामला। सारण मुफस्सिल के नए थानाध्यक्ष के रूप में पुलिस निरीक्षक दयानंद सिंह को सौंपा गया कार्यभार। डीआईजी मनु महाराज ने औचक निरीक्षण के बाद थानाध्यक्ष अमान अशरफ समेत कई पुलिसकर्मियों को किया था निलंबित। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन हुआ बाधित, लोगों की बड़ी परेशानी। नरकटियागंज एसडीओ ने अधिकारियों के साथ की योजनाओं की समीक्षा बैठक। पदाधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। मैनाटार प्रखंड क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ कारोबारी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मझौलिया के रतनमाला पंचायत में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित हुई बैठक। कई बिंदुओं पर विस्तार से हुई चर्चा। मझौलिया में नहीं थम रही चोरी की घटना, पुलिस प्रशासन पर उठने लगे हैं सवाल। 14 जनवरी को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। आचार्य रूपेश मणि शास्त्री ने साझा किए इससे जुड़ी बातें। कल प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए जाएंगे वीरेंद्र नाथ पांडे। मोतिहारी में होगा एक सेमिनार का आयोजन, तैयारियां अंतिम चरण में। फेनहारा में राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के द्वारा आयोजित सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मधुबन को हराकर रुकनी ने मारी बाजी। और अब खबर विस्तार से। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने शताब्दी साहित्यकार एरिक आर्थर ब्लेयर उर्फ जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति एवं भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान विश्व ख्याति प्राप्त जॉर्ज ऑरवेल की प्रतिमा की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए मानक प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नजदीकी हाई मास्क लाइट को ठीक कर शुरू कराने एवं सीसीटीवी संधारण का भी निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को जॉर्ज ऑरवेल के कैंपस में स्थित भवन का जीर्णोद्धार की भी बात की। गौरतलब है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मोतिहारी शहर में गोपाल सा विद्यालय के समीप स्थित डॉक्टर ऑरवेल की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने उक्त स्थल का आज निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एसटीवी न्यूज़ से खास बातचीत की, सुनिए जरा। इस वक्त जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक आए हैं इस स्थल का निरीक्षण करने और यहाँ की विधि व्यवस्था को देखने के लिए। सर, ये एक इस तरह की जो हरकत हुई है ये अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बहुत ऐतिहासिक प्लेस है और विश्व मानचित्र पर यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बावजूद इसके सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और प्रशासन की नज़र में क्या कुछ इसके लिए होना है? निश्चित जॉर्ज ऑरवेल की जो जन्मस्थली है हमारे लिए गौरव की बात है और बिहार जिसके लिए जाना जाता है कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को हम एक साथ लेके चलते हैं और अच्छे लोगों का हमेशा यहाँ पे रिगार्ड होता है। कुछ मिसक्रिएंट्स ने आज ज़रूर प्रयास किया था कि मूर्ति को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और उसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया जाए, परंतु थैंक्स कि हमारे पास वो सही सलामत है, उसको हम रिपेयर भी कर रहे हैं और इसका ऑलरेडी जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इसमें जो है डीपीआर भी बनाया जा रहा है और स्वीकृति की प्रक्रिया में ये चीज़ें हैं। अभी हमने भी जो है विभागीय पदाधिकारियों से बात किया है और पुनः एक बार जो है हम यहाँ से रिमाइंडर भेज रहे हैं और तत्काल जो है यहाँ पे सिक्योरिटी भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। साथ में ही जो यहाँ का बाउंड्री वॉल का जो प्रपोजल है उसको अलग से भी हम भेजने जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग के भी कार्यपालक अभियंता यहाँ पे मौजूद है और समाज के लोग भी यहाँ पे है। बस मेरा अनुरोध यही रहेगा
ऑलवेज़ रिस्पेक्ट जो अच्छे लोग हैं उनका जो ये है वो कहीं भी हो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे से एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं कि जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जॉर्ज ऑरवेल। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इस तरह की गतिविधियों में नहीं इन्वॉल्व होना है, और अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो शीघ्रातिशीघ्र पुलिस प्रशासन को भी सूचना देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि जो है हम लोग जो है निश्चित उन मिसक्रिएंट्स पे कार्रवाई करेंगे। सर, इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता नहीं है। फॉरेन से लोग कभी कभार आते हैं, इस साइट को विज़िट करते हैं, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बावजूद इसके जो है प्रॉपर यहाँ गार्ड के इंतज़ाम नहीं है और प्रॉपर इसकी देखभाल नहीं है, ना कुछ जो है सुंदरता के ऊपर कुछ इस तरह का देखा जा रहा है यहाँ पे। कमियां है, इसको हम सुधारेंगे। गार्ड की संख्या भी हम बढ़ाने जा रहे हैं, और साथ ही मैं बाउंड्री वॉल का तो मैंने बोल ही दिया है। सुंदरता के लिए एक पार्क का भी हम प्रस्ताव दिए है, एक ऑडिटोरियम का भी प्रस्ताव है, लेकिन जो कोरोना के मद्देनज़र और बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे, तो थोड़ा सा जो है स्वीकृति में अभी वो प्रोसेस में ही है, परंतु निश्चित जो है हमारे स्तर से जो हो सके हम तो करेंगे ही, और इसका फॉलोअप भी सतत हम करेंगे, और निश्चित इसका स्वरूप जो है हम कुछ ही दिनों में बदलेंगे, और ये एक सबके लिए एक अच्छा स्थल होना चाहिए, प्रेक्षणीय स्थल होना चाहिए, पर्यटकीय स्थल होना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। नेशनल लेवल की जो है बात आती है, इस तरह के जो साहित्यकार हैं विश्व प्रसिद्ध, उनकी मूर्ति के साथ जो है इस तरह का ये किया जाता है, तो भविष्य में क्या CCTV वगैरह का भी यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हों? अगर घटनाएं होती हैं तो उन लोगों को जो है CCTV लगाएंगे, हम CCTV लगाएंगे, और गार्ड भी यहाँ पे रहेंगे। हम थोड़ा सा गार्ड हमारा दूसरे तरफ है, देखते हैं उनको, अगर यहाँ पे हम रहने की व्यवस्था अगर अगल बगल हो जाएगी तो निश्चित यहीं पे करेंगे, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्ट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक का साफ तौर से कहना है कि जो है इस जगह का जो इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से इसको महत्व दिया जाएगा, और इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में रख करके जो है प्रॉपर गार्ड के इंतज़ाम होंगे, यहाँ की साफ़ सफाई और पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी, और तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। निस्संदेह यह जो स्थल है जॉर्ज ऑरवेल, रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर एवं ईदा की द्वितीय संतान की जन्मस्थली के नाम से है। जॉर्ज ऑरवेल विश्व के बड़े साहित्यकारों में से उनका नाम है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये जगह है। चंपारण कि जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का नाम जो है उनकी जन्मस्थली के कारण जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि के बाद जो है पूरे विश्व में के मानचित्र पर अगर देखा जाए तो चंपारण का नाम जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। हम जब यहाँ पे आए तो मूर्ति जो है यहाँ से हटी हुई थी, उसके बाद मूर्ति को जिला प्रशासन के लोगों ने लगा दिया था। बताया जा रहा है कि मूर्ति को डैमेज करके वहाँ पे जो भाग है उसको कहीं और जो है फेंक दिया गया था, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को दुरुस्त कर लिया गया है और तमाम चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित करने की बात कही जा रही है। 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित तैयारियों को लेकर कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक एवं मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन आज पूर्वी चंपारण के समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में की गई। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने पत्रकारों से बात करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सभी लोगों ने देखा है कि 2020 के जो गर्मी का सीजन था, वहाँ पे जब कोविड पीक पे था तो काफ़ी सारे लोग हमारे आए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये नॉर्म्स हमने अनुपालन किया। इलेक्शन, बाढ़, इसके बाद जो है अब वो दिन आ गया है कि जिसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 11 सेशन साइट्स आइडेंटिफाई की गई है, 2 प्राइवेट है और 9 जो है सरकारी है। जो 2 प्राइवेट है वो SRP रक्सौल और शरण हॉस्पिटल मोतिहारी है, और जो PHC में वैक्सीनेशन होगा स्वास्थ्य कर्मियों को, रक्सौल, हरसिद्धि, चकिया, पकड़ी दयाल, ढाका, सदर अस्पताल मोतिहारी, पताही, मधुबन और अरेराज के में होगा। अन्य PHCs में भी सब्सिक्वेंटली ये स्टार्ट किया जाएगा। ये आप सभी लोगों को पता है कि ये इम्यूनोजेनिक वैक्सीनेशन है। इसका मतलब है कि आज लिया तो इसकी इम्यूनिटी इमीडिएटली नहीं आती है। सेकंड डोज आपको 28 दिन के बाद लेना है, और तदुपरांत जो है
जो 45 दिन के बाद जो है एंटीबॉडीज आपके शरीर में डेवलप हो जाएगी। 7 लाख प्लस जो है हमारे पास ऑलरेडी सिरिंज पहुंच गई है, वैक्सीन्स भी हमारे पास आ रही है। इसके अलावा भी 20,000 प्लस जो है स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्राइवेट एवं सरकारी कर्मी भी आइडेंटिफाई किए गए हैं और तैयारी पूरी है। कोल्ड चेन भी हमारी मेंटेन की गई है। वैक्सीनेटर हमारे BHM और MOICs को ट्रेनिंग भी दी गई है और डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ये सभी लोगों के पास पहुंचेगी। सेकंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस, होमगार्ड्स, आपदा जो प्रशासन के लोग हैं, इन सबको इसका उपयोग किया जाएगा। और थर्ड फेज में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के, उनको भी ये टीकाकरण दिया जाएगा। अब वो क्षण आ गया है कि हम सभी लोगों को जो है कोविड-19 की जो बीमारी है, महामारी है, उससे जो है मुक्ति मिलेगी। बदले साल की सौगात के रूप में सारण में अब सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, जिसे लेकर जहां एक तरफ सारण रेंज की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की मुहिम में जुटे DIG मनु महाराज के द्वारा छपरा, सिवान व गोपालगंज के दौरे कर पुलिस पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं सारण के नए SP संतोष कुमार घंटों खड़े रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आए, जिसे थानेवार पदस्थापित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी इसे एक संदेश के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे आम लोगों का भी यही मानना है कि थानेवार पदस्थापित थानाध्यक्ष भी यदि आम लोगों की समस्याओं पर गंभीरता के साथ यदि ऐसा ही मानसिकता व नैतिकता का परिचय दें तो सरकार की पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली बिहेव की अवधारणा पूरी तरह साकार हो जाएगी। बहरहाल सारण SP की इस प्रयास की लोग दिल से सराहना करते हुए नजर आए। इस दौरान STV न्यूज़ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सारण SP ने अपने पूर्व जिला शिवहर के साथ सारण में भी लोगों से मिल रहे अपार प्यार व स्नेह के लिए लोगों का आभार जताया। सेवा में तो स्थानांतरण लगा रहता है, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं आम लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और उनकी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में शिवहर में काफ़ी लंबा वक्त गुजरा, लोगों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे, पुलिस पब्लिक के बीच मित्रवत व्यवहार रहा। कभी भी किसी भी समय जो है किसी भी पब्लिक के द्वारा पुलिस को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ हमारा सहयोग किया और इसी कारण काफ़ी कुछ सकारात्मक बदलाव भी वहाँ आया। इसलिए मैं शिवहर के जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जब मैं यहाँ सारण आया हूँ, यहाँ भी लोगों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं एक सकारात्मक बदलाव की, एक तरफ जहाँ हम लोग अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध को लेकर के और अन्य जो भी चीज़ें चल रही है उसको लेकर के सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की समस्याओं का समाधान निकालकर और जो आम लोग हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए पुलिस और पब्लिक के बीच विश्वास कायम करते हुए उनके बीच की दूरी को ख़त्म करके हम चाहते हैं कि यहाँ भी उसी प्रकार से काम किया जाए जैसा कि पूर्व में किया गया और निश्चित तौर पर लोगों के सहयोग से हमें इसमें सफलता मिलेगी। मैं अपनी तरफ से शिवहर के लोगों को और सारण के लोगों को दोनों को धन्यवाद करता हूँ और आगे आने वाले समय में उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग मिलकर एक सुखद अनुभूति के साथ आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व बजरंग दल की बैठक घोड़ासहन के गांधीनगर स्थित अटल सभागार में विधायक पवन जायसवाल की उपस्थिति में हुई। बैठक में विधायक पवन जायसवाल द्वारा राम मंदिर निर्माण में 2,51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से मंदिर निर्माण में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देने व दिलवाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने रिकॉर्ड वोट देकर उन्हें जिताया है, उसी तरह मंदिर निर्माण में भी अधिक से अधिक धन संग्रह जुटाकर पूरे देश में ढाका विधानसभा क्षेत्र का स्थान अव्वल आए, इसका प्रयास करने की अपील RSS कार्यकर्ताओं से किया। उन्होंने RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आगामी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले अभियान में हर घर से कम 10 रुपये की सहयोग राशि जुटाने की अपील की। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत की सफलता के लिए बैठक का आयोजन किया गया है ढाका और घोड़ासहन में आज। और जो राम भक्त भाई हैं उनको बताया गया है कि भाई इसको केवल वोट के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से इस अभियान को नहीं करना है, इसको हिंदू परिवार के हिसाब से करना है। और कार्यकर्ता जो हैं हिंदू संघ संगठन के जो लोग हैं वो प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचेंगे और प्रत्येक हिंदू परिवार की सहभागिता इसमें सुनिश्चित करें। वो धन से हो चाहे श्रद्धा से हो, किसी भी ढंग से उनका जुड़ाव राम मंदिर निर्माण अभियान से होना चाहिए। और इसमें
सभी कार्यकर्ताओं में, लोगों में, हिंदू समाज के लोगों में एक नया जोश और खरोश है और हम लोग पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि ढाका घोड़ासान का ये ढाका विधानसभा है, हम लोग बिहार में प्रथम करने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम के प्रति हम लोग की आस्था प्रथम हो जाए। ये पूरे हिंदू समाज का एक अभियान है। इसको संघ विचार परिवार के जो संगठन है इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यह कार्यक्रम हमारा 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें 4 लाख गांवों तक हम पहुंचने वाले हैं। 11 करोड़ परिवार के बीच में हम जाएंगे, उनसे 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 का कूपन लेकर उनके पास जाएंगे। उनसे हम सहयोग राशि लेकर और राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है भगवान राम का, उसके सहयोग के लिए हम भेजेंगे। नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत के अम्मादवत गांव, जहां वार्ड नंबर 13 से 15 में जाने वाले मुख्य रास्ते की पुल की हालत ऐसी है जहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले बाढ़ आने के कारण यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके लिए ग्रामीण कई बार प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी के कार्यालय तक का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। वहीं बीडीसी प्रतिनिधि मोहम्मद शौकत ने बताया कि हमने इस मुद्दे को कई बार मनरेगा और प्रखंड के बैठक में उठाया है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज रामपुर और मखदूमपुर का रास्ता अम्मादवत से लगभग बंद होने के कगार पर है। वहीं इस समस्या से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के चलते कितने लोगों के साथ दुर्घटना भी घट चुकी है। समस्या ये बा कि 8 महीना 9 महीना से हम मुखिया से भी और मनरेगा से पीयू साहब से भी आ समिति के बैठक में भी हम सब उठा चुकल बनी ये मुद्दा के, मगर ये तरह के बा कि अब रास्ता बंद हो चुकल बा, लगभग रास्ता बन चुका है। एकरा अलावा दूसर कोनो रास्ता नहीं है। 3 गांव के ही रास्ता जोड़े वाला बा। आमाघोष से लेके मखदूमपुर रामपुर तक 3 गो वार्ड से जोड़े वाला वार्ड भी जुटता है में। हमनी के समस्या यह बा कि हमारा बस के हम दौड़ता नहीं, हम बीडीसी बानी, हमार के हुई बात के कोनो चर्चा नहीं के चलावत। हम वार्ड बा 15-13 दोनों से जुड़ल बा। रामपुर के भी रास्ता बा। एकरा पुल के पीछे हमार घर बा। पुल डैमेज हो गई बा, टूट गई बा। कब में आदमी गिर जाई मर जाई कोनो गारंटी नहीं है। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड समिति सारा लोग पर खटता, ये काम नहीं के होकर। डायरेक्ट ही लोग कहता कि ब्लॉक से वीडियो साहब एक फंड नहीं कौन दे, फंड के वजह से ही काम बंद बा। और बाद में पूरा आदमी, कितना आदमी के हाथ पैर भी टूट गई बा ये पुल के वजह से लेकर के। मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों में अभिषेक तिवारी, प्रमोद तिवारी, गुंजन तिवारी, सुशील पांडे, अशरफी ठाकुर सहित कई लोगों ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के सरकारी नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उनका नंबर लगातार बंद बता रहा है। वहीं मुखिया सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि वार्ड सदस्य को नोटिस भेज दिया गया है, जल्द ही अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। इस संबंध में वार्ड सदस्य रंबा देवी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे ही वार्ड में कुछ लोगों द्वारा राजनीति के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार नल लगवाती हूं, पर कुछ लोगों द्वारा इसे तोड़ दिया जाता है। नल लगा दिली, सब लोग तुर देता थे। राजनीति से सब लोग मर्यादा से तुर देता है। तिले हम औरत आदमी बनी, हम कोई भी बनवावत रही। समस्या यह है कि जो सरकार का जो जल नल का निश्चय योजना है, इससे पब्लिक का कोई भी इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है वार्ड नंबर 4 में हमारे कि कहीं पाइप टूटा हुआ है, कटा हुआ है, पानी का निकासी हो रहा है। इस पर कोई ना वार्ड कर रहे हैं, ना ऊपर के पदाधिकारी कोई इस पर सुन रहे हैं। पब्लिक को सही से नहीं पानी मिल रहा है और नहीं उसमें देखा जा रहा था, नहीं किसी नल में ना टूटी है, ना कुछ ना कहता है। पानी ऐसा ही निकला हुआ है, बह रहा है, कीचड़ हो जा रहा है। रोड के किनारे पाइप फटा हुआ है, टूटा हुआ, कटा हुआ है। इस पे वार्ड से बताने पे वार्ड कहते हैं कि जहाँ कभी मिस्त्री नहीं है, कभी ये नहीं है, सामान नहीं है। हर चीज़ की समस्या वो अपना बताते रहते हैं। डीआईजी मनु महाराज के औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिले सारण के मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमान अशरफ समेत 5 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध डीआईजी के द्वारा हुई निलंबन की बड़ी कार्रवाई के बाद आज मुफस्सिल के नए थानाध्यक्ष के रूप में पुलिस निरीक्षक दयानंद सिंह को कार्यभार सौंपा गया। इस संबंध में नवनियुक्त थानाध्यक्ष ने बताया कि मद्यनिषेध अभियान के साथ इलाके में हर हाल में शांति व्यवस्था स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। गौरतलब है कि डीआईजी मनु महाराज के द्वारा हुई इस कार्रवाई के बाद बाकी थानों के थानाध्यक्ष भी अब अलर्ट मोड में आ चुके हैं।
नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सहकारिता पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम साहिला हीर ने की। बैठक के दौरान सभी बीडीओ से मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल, जो कि वर्तमान में कैसे चल रहा है, इसकी समीक्षा की गई। साथ ही सहकारिता पदाधिकारियों से जल जीवन हरियाली एवं मनरेगा से संबंधित चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक के दौरान एसडीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित बीडीओ को नल जल योजना की अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि नल जल योजना में जहां भी छोटी छोटी समस्याओं के कारण योजना अपूर्ण है, उसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए। वहीं सहकारिता पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि किसानों के धान अधिप्राप्ति को अधिक से अधिक किया जाए तथा इसका प्रतिवेदन कार्यालय को सौंपा जाए, ताकि धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही बीडीओ एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को भी जल जीवन हरियाली योजना के तहत मॉडल कार्य एवं पोखरा शेड का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करने की बात कही। अगली खबर पश्चिम चंपारण के मैनाटांड से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के भगहा थाना अंतर्गत प्रतापपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुरेंद्र महतो उर्फ बागर महतो अपने घर में अवैध हथियार बेचने के लिए रखा हुआ है। सूचना मिलते ही छापेमारी कर 315 बोर का एक देसी अवैध कट्टा बरामद किया गया। साथ ही सुरेंद्र महतो और बागर महतो को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 17 में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बगहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे भूतपूर्व पेट्रोलियम सचिव राघव शरण पांडे के द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की गई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के रविकांत पांडे, शैलेश पांडे, हेमंत मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के साथ और हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपका साथ देंगे। ब्राह्मण समाज ठगा ठगा महसूस कर रहा है। चंपारण की बात की जाए तो सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी है, उसके बाद 2 नंबर पर यादव है और 3 नंबर पर हमारे यहाँ से ब्राह्मण है। और मुस्लिम कितना वोट देता है बीजेपी को, क्या परसेंटेज मिलता है बीजेपी को पता है। यादव भी मुश्किल से 2-3% इनको वोट देते हैं। ब्राह्मण को इन लोगों ने बधुआ मजदूर समझ लिया है। मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों के आतंक से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि अब सरकारी दफ्तरों में भी चोर अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रखंड के मनरेगा भवन में आयरन गेट का ताला काटकर करीब 2 लाख रुपए मूल्य का सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। मझौलिया कार्यक्रम पदाधिकारी ने इसकी लिखित सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मझौलिया थाना में एक आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि पूर्व में भी मनरेगा भवन का ताला काटकर लाखों रुपए मूल्य की सामान चोरी कर ली गई थी। ताला तोड़ते हुए कंप्यूटर का ताला तोड़ के, लेखापाल का ताला तोड़ करके उसमें जितने कंप्यूटर से संबंधित सामान था वो सब चोरी कर लिया गया है। कंप्यूटर रूम से बैटरी और इन्वर्टर, जो इन्वर्टर काफ़ी बड़ा था, लगभग वो 5 आदमी से कम उसको उठा भी नहीं सकते थे, उसको भी लेके चला गया। लेखापाल कक्ष से 1,13,000 का विभाग के द्वारा 6 महीना पहले सामग्री की आपूर्ति की गई थी, वो सारा चोरी कर लिया। लेकिन इसमें खास बात है कि कल पेंट वगैरह कराने के लिए मेरे ही माध्यम से 25,060 रुपये का सामान वहाँ पे 7:30 बजे भिजवाया गया, जो कि जस का तस पड़ा हुआ है, उसमें कोई चोरी नहीं हुई है, वो सारा डब्बा पड़ा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर से ही संबंधित जितने सामान थे 3 रूम से निकाल दिया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति एवं खिचड़ी पर्व को लेकर आचार्य रूपेश मणि शास्त्री ने बताया कि 14 जनवरी गुरुवार को 2:26 पर सूर्य उत्तरायण होंगे। संक्रांति से 20 घंटे पहले और 40 घंटे बाद तक पुण्यकाल होता है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व एवं तीर्थ स्नान 6:40 से प्रारंभ होगा। हाँ, मकर संक्रांति तो प्रत्येक साल अधिकतर मतलब कि 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है 14 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि
सूर्य जो है 14 को ही उत्तरायण हो रहे हैं और जो 14 जनवरी गुरुवार को दोपहर 2:26 पे जो पुण्यकाल हो रहा है उससे अभी 20 घटी पहले जो है पुण्यकाल हो जाता है और 40 घटी बाद जो है पुण्यकाल रहता है। इसलिए इस साल 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन काफ़ी जो है बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इसी दिन भागीरथी ने गंगा माँ को लेकर के और कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे थे और जाकर सागर में वहाँ मिली हुई थी गंगा और भागीरथी ने जो है अपने उसी जल से अपने पितरों का तर्पण किया। भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने मृत्यु के लिए संकल्प लिया था। इत्यादि बहुत से प्रमाण मिलते हैं और भी मत हैं कि चंद्रमा से गणित करके और व्रत मनाए जाते हैं, लेकिन एक मकर संक्रांति ही ऐसा व्रत है जो सूर्य की गणना से किया जाता है। इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का व्रत मनाया जाए। चंपारण के महान शिक्षाविद, ख्याति प्राप्त पत्रकार और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे की प्रथम पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। मोतिहारी के महात्मा गांधी सभागार में एक सेमिनार का आयोजन कर प्रोफेसर पांडे को याद किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस संबंध में STV न्यूज़ संवाददाता रणधीर कुमार ने जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सहारा के पूर्वी चंपारण ब्यूरो चीफ संजय कुमार ठाकुर से बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कल डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ पांडे जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इस पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके आयोजनकर्ता से बात करते हैं। सर, कल उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, चंपारण के लिए उनकी क्या क्या योगदान रहा, इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे जी उद्भट विद्वान, लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार और अपनी मेहनत से, अपने श्रम से उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति होने का भी गौरव प्राप्त किया। हम चंपारण वासियों को इस बात के लिए खुशी है कि वो डॉक्टर वीरेंद्र पांडे ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहे हैं और यहाँ इसी मिट्टी पर जन्मे, इसी मिट्टी पर पले बढ़े और यहीं से उन्होंने अपने जीवन की बड़ी लंबी यात्रा की है। चंपारण के लिए गौरव का विषय रहा। पत्रकारिता के भी वो कुशल पत्रकार थे, काबिल पत्रकार थे। जनसत्ता जैसे महत्वपूर्ण अखबार को उन्होंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया और LND कॉलेज में मुद्दत तक वो प्रोफेसर रहे, रीडर रहे और इसी दौरान वो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। तो एक जीवंत पत्रकार के रूप में, एक कुशल अध्यापक के रूप में और सबसे बड़ी बात उनके साथ एक और बड़ी खूबी लगी हुई थी कि वो कुशल संस्कृतिकर्मी थे, स्वयं गायक भी थे और गायन वादन से उनका गहरा ताल्लुक़ था। ऑल इंडिया रेडियो पर अनेकों बार उन्हें गाने का मौका मिला। तो वो कुशल संस्कृतिकर्मी भी थे, इसलिए चंपारण उन्हें कभी भूल नहीं सकता। चंपारण में सांस्कृतिक महोत्सव जो आज आयोजित होते हैं वो उसके सूत्रधार भी डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे रहे। और इतना ही नहीं, यहाँ चंपारण के कला संस्कृति को उन्होंने जो मुकाम दिया वो अविस्मरणीय है, वो सदैव याद करने योग्य रहेगा। और जो लंबी रेखा उन्होंने खींची है उस रेखा के बराबर भी कोई रेखा खींच पाए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हेमा मालिनी जैसे विश्व सुंदरी, विश्व प्रसिद्ध कलाकार यहाँ आकर के सांस्कृतिक महोत्सव में अपना जलवा दिखा चुकी हैं। दुनिया में गज़ल के नाम पर सबसे बड़े काबिल गायक के रूप में गुलाम मलिक साहब याद किए जाते हैं। गुलाम मलिक साहब इस धरती पर आकर के उनके कार्यक्रम में अपना गायन किए हैं। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और भी देश के चोटी के कलाकार यहाँ आए हैं, अपनी कला दिखलाए हैं। ये डॉक्टर वीरेंद्र पांडे जैसा कुशल व्यक्तित्व से ही संभव हो सका है। इसलिए हम पत्रकार बंधु उन्हें न केवल पत्रकार के रूप में बल्कि एक कुशल संस्कृतिकर्मी के रूप में, एक कुशल योग्य उद्भट विद्वान शिक्षक के रूप में और एक इस चंपारण के माटी के लाल होने का गौरव उन्हें है। इस रूप में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। प्रथम पुण्यतिथि कल है और जिला परिषद के सभागार के सामने हम लोग खड़े हैं। इसी सभागार में, महात्मा गांधी सभागार में उनका कार्यक्रम कल होगा, जिसमें चंपारण के
कई महत्वपूर्ण हस्तियों को हम लोगों ने दावत शुकन भेजा है। अच्छा, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है आज और कल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, तो आज के जो युवा हैं उनको किस तरह की सीख लेने की जरूरत है प्रोफेसर साहब से? प्रोफेसर साहब की कर्मठता, प्रोफेसर साहब की शालीनता, प्रोफेसर साहब की शालमीयता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। युवाओं के लिए वो सदैव आदर्श रहेंगे, क्योंकि वो कला, संस्कृति, पत्रकारिता और शिक्षण के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। आज की नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी जीवनी से, उनकी कर्मठता से, उनकी योग्यता से, उनकी खूबियों से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह उनके पद चिन्हों पर चल करके आगे उन्हीं की तरह बड़ा मुकाम हासिल करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। आज के युवाओं के लिए मेरी यही गुजारिश है, मेरी यही अपील है। अच्छा, उनके जाने से जो जगह खाली हुई है उसका भरपाई कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन कौन है जो उनकी विरासत को आगे लेकर चलेंगे आपकी नज़र में? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस ज़िले में जो रिक्तियाँ उन्होंने छोड़ी हैं उसको भर पाना मुझको लगता है जो निकट भविष्य में मुश्किल है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अब उस मुकाम तक कौन पहुंच पाएंगे, ये काबिलियत तो सब में नहीं दिख रही है, और ये तो समय का बताएगा कि उस जगह की रिक्ति की पूर्ति कौन कर पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है कहना। अब हम किसी दूसरे की समीक्षा कर पाना भी हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनका जो रहन सहन था, उनका जो ढंग ढांचा था, उनकी जो जीवन शैली थी, उसमें बड़ी विशिष्टता रही है। इसलिए अब उसके अनुरूप कौन बन पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहीं इस संबंध में प्रोफेसर पांडे के सुपुत्र और पीटीआई के मोतिहारी प्रतिनिधि संजय पांडे ने उनके जीवन से जुड़ी यादों और उनकी कला से हमें रूबरू कराया। डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र पांडे जी का व्यक्तित्व जो है, एक कलाकार के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, और सबसे बड़ी बात है एक ऑर्गेनाइजर के रूप में। तो हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा है, तो उनके व्यक्तित्व में दो बातें आती हैं निखर के। एक तो उनकी जो उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हासिल की, जिस आधार पर आपने सवाल पूछा, एक उनका दूसरा है कि उनके काम करने का जो ढंग था, उनके व्यक्तित्व की जो बारीक चीज़ें थी, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग समझते हैं। आपने जो पूछा कि उसकी भरपाई आने वाले दिन में, इस तरह के सवाल, इस तरह की चिंताएं शहर के लोगों को भी है, ज़िले के लोगों को भी है, बिहार और क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जैसा कि कल उनकी पुण्यतिथि है, तो पूरे देश स्तर पे उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और JNU ने अपने कैंपस में उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। तो भरपाई तो उनकी जो शख्सियत थी उसकी भरपाई तो मुश्किल है, मगर अनुकरणीय अवश्य है। हम उनके पुत्र होने के नाते, और चूँकि पत्रकारिता से, कला संस्कृति से, और तो एक बहुत ही बेहतर उनका मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन था। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार लिखता हूँ और बोलता भी हूँ, कि आप बड़ा काम तब कर सकते हैं जब खुद को नेपथ्य में रखेंगे, पर्दे के पीछे, एक डायरेक्टर की तरह। जो स्क्रीन ऑफ स्क्रीन होता है वो स्क्रीन के बाहर होता है। तो उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी थी कि वो किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेते थे, बल्कि उनको जो भी चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव में जो बड़े बड़े कलाकार आए हैं, मंच से जब उनके विषय में कोई उद्घोषणा करता था कि ये इनको श्रेय जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को डांटते थे कि कृपया आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि उस समिति के बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हमारी ज़्यादा प्रशंसा करिएगा तो मेरे अंदर अहंकार की भावना आएगी। इसलिए सब लोगों की उसमें भूमिका है। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े स्तर पर काम करता हूं, तो आप लोग अगर इस तरह की हौसला अफजाई मेरी करते हैं, तो मैं उन चीज़ों को, उन कलाकारों को, उन बड़े शख्सियत को मैं रिक्वेस्ट करता हूं और कहता हूं कि चंपारण के लोग आपको याद करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। छोटी जगह है, वहाँ पैसे बहुत नहीं हैं, आपको हम बहुत पैसे वहाँ के लोग नहीं दे सकते, लेकिन आपको देखना चाहिए। हेमा मालिनी जी को उन्होंने नहीं कहा था। जब हमने उनके गायन से जुड़े सवालों को पूछा तो उनके सुपुत्र संजय पांडे ने उनके गीतों को गुनगुना कर सुनाया। आप भी सुनिए।
ये देश हमारी धरती तेरी मेरी सबकी ओ ये नदियाँ ये तारे नदी के किनारे ये जीवन की नदियाँ ये हैं ये एक तारे ये नदियाँ ये मौसम नदी का किनारा ये जीवन ये तारे नदी का किनारा नदी का किनारा ये देश हमारी धरती तेरी मेरी सबकी। ये कंपोजिशन उनका ख़ास तौर पे था। एक था उनका फोक पे पुरवैया लहरा के मरलख पुरवैया लहरा के मरलख रिम झिम झिम बरसे लागल रिम झिम झिम बरसे लागल बदरा हो पुरवैया लहरा के मरलख ना जाने का जादू कैलस मरलस कोनो टोना असुर चिड़ैया हाथ में आवे हाथ रिम झिम झिम बरसे लागल रिम झिम झिम बरसे लागल बदरा हो का जाने का जादू कैलस मरलस कोनो टोना हो ना जाने का जादू कैलस मरलस कोनो टोना ओ मरलस कोनो टोना पुरवैया लहरा के मरलस रिम झिम झिम बरसे लागल रिम झिम झिम बरसे लागल बदरा हो पुरवैया लहरा के मरलस। अब खबर खेल की। पूर्वी चंपारण के फेनहारा में राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा द्वारा आयोजित सीताराम सिंह मेमोरियल पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का मड़पा मोहन उच्च विद्यालय में आज मधुबन और रूपनी के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें मधुबन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रूपनी की टीम ने 6 विकेट खोकर निर्धारित ओवर में 154 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी मधुबन की टीम ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 145 रन ही बना सकी। इस तरह रूपनी ने मुकाबले को 9 रन से जीत लिया। विजेता टीम के बल्लेबाज छोटू को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने 54 रन बनाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।